बिगाड़ा काम बिगाड़ा। 3 बहुओं के रवैये से सासू माँ बहुत परेशान थी। दरअसल बात ये थी कि तीनों बहुओं में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। तब से ही तीनों एक दूसरे से मुंह फुलाए रहती थी। ना कोई सीधे मुंह किसी से बात करती, ना किसी का कहना मान लाया। मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम तीनों अलग अलग सारे काम कर रही हो। ये सब नहीं चलेगा, तीनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। नीचे जाकर वो देखती है कि घर में शर्मा जी आए हुए होते हैं। सास जोर से आवाज लगाकर कहती है, अरे बहू, जरा चाय बनाकर तो लाना, शर्मा जी आए हैं। तीनों बहुएं अपने अपने तरीके से चाय में शक्कर, मसाला, पत्ती सब डाल देती है। चाय पीने के बाद शर्मा जी सासू माँ को देखकर शर्मा जाते हैं। नहीं, मेरा पेट चाय ने ही चौपट कर दिया, वही काफी है। पराठे से पोपट नहीं करवाना, मैं तो चलता हूँ। शर्मा जी चुपचाप पतली गली से निकल जाते हैं। तीनों बहू सास की बात को मानकर ऊपर सफाई करने चली जाती हैं और तीनों कमरे की सफाई चालू कर देती है। बहुत देर से अपनी बहुओं को ना देखने के कारण सास ऊपर कमरे में उन्हें देखने जाती है, लेकिन कमरे में घुसती ही वो गीली फर्श पर फिसलने के कारण नीचे गिर जाती है। माफ करो, मुझे गलती हो गई मुझसे कि तुम तीनों को एक साथ काम करने के लिए बोला। सोचा था तीनों मिलके अच्छे से काम करेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग सही कहते थे कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तुम लोगों ने ये बात ना आज साबित करके दिखा दी। बहुत गर्मी लग रही है, हमारे घर में एसी होता तो कितना अच्छा होता। तुम एसी की बात कर रही हो? यहाँ कूलर भी ठीक से नहीं चल रहा है। माँ जी बहुत अन्याय करती है, कम से कम घर के अंदर एक एसी तो होना ही चाहिए। विशाखा और अर्जुन अपने कमरे में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अपने कमरे से बाहर से आवाजें आने लगती हैं। बाहर से जेठानी जी की आवाज आ रही है, चलो ना चलकर देखते हैं क्या हुआ है। अर्जुन और विशाखा अपने कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि विनीत अपनी पत्नी अंजलि के कमरे के लिए एसी लाया है। अरे वाह, नया एसी, ये किसके लिए आया है? मेरे कमरे के लिए आया है। इन्हें अपनी सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिला है, बस उन्हीं पैसों से इन्होंने एसी खरीद लिया। अरे रोज रोज गर्मी में मरने से अच्छा है कि कम से कम एक एसी तो हो। अंजलि और विनीत के चेहरे पर खुशी अलग ही नजर आ रही थी। तभी उर्मिला कहती है, चलो अच्छा है, घर के अंदर एक एसी तो आया। एसी को देखकर उर्मिला की चारों बहू बहुत खुश हो जाती हैं। चलो कम से कम अब हमें एसी की हवा खाने को मिलेगी। गीता की ये बातें सुनते ही अंजलि अपने मन में सोचती है, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। मैं तो इनमें से किसी को भी अपने कमरे में नहीं बैठने दूंगी। जब मेरे कमरे में एसी नहीं था तो ये लोग मुझे पूछते भी नहीं थे। अंजलि अपने मन में ये सब सोच रही थी। एसी लगने के बाद अंजलि का कमरा बहुत ठंडा हो जाता है। सभी अंजलि के कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर अंजलि मुंह चढ़ा लेती है। अरे बस करो, अब तो रात हो गई है, चलो अपने अपने कमरे में चले जाओ, हमें भी आराम करने दो, हम भी थके हुए हैं। अंजलि के ये कहने पर उर्मिला की तीनों बहू अपने पतियों के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं। बहू, मैं तो यहाँ बैठ सकती हूँ ना? मुझे बहुत गर्मी लगती है। मेरे कमरे में तो एक कूलर भी नहीं है, मैं आज की रात यहीं सो जाती हूँ। अरे माँ जी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हो? अब हम दोनों आपके सामने कैसे सोएंगे? आप इस बारे में तो सोचो। अच्छा लगता है क्या जवान बहू बेटे के कमरे में सोना? अंजलि के ऐसा कहने पर उर्मिला अपने कमरे में ही चली जाती है और यहाँ तीनों बहू अपने अपने कमरों में अपने पतियों से कहती हैं, देखा, एक ही दिन हुआ है अभी दीदी के कमरे में एसी को लगे हुए, और उन्होंने कैसे अपने कमरे में हमें भगा दिया। अब मुझे नहीं पता, आपको हमारे कमरे में भी एसी लगवाना होगा। तुम ये कैसी बातें कर रही हो श्वेता? मैं इतना पैसा कमाता ही कहाँ हूँ जितने में मैं एसी खरीद सकूं। आपकी यही आदत तो मुझे बहुत बुरी लगती है। आज तक कोई शौक, कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करवाई आपने मेरी। इधर गीता अपने पति से कहती है, अजी आप हमारे कमरे में एसी कब लगवाने वाले हो? देखो, अब तो अंजलि दीदी के कमरे में एसी लग गया है, अब हम भी एसी की हवा खाएंगे। उन्होंने तो अपने कमरे से हमें भगा ही दिया। एसी का क्या करोगी तुम? अरे कूलर की ठंडी ठंडी हवा है तो सही, एसी से तो बेकार में बिजली का बिल बढ़ता है। देखो जी, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जल्द से जल्द हमारे कमरे में एसी आ जाना चाहिए बस, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर रहना यहाँ अकेले। अरे यार, तुम्हारी ये धमकी अलग ही रहती है। कोई बात ना मानो तो मायके जाने की धमकी दे देती हो। आपको गर्मी तो दिखाई देती नहीं है? अरे इतनी गर्मी में कम से कम एक एसी तो होना ही चाहिए।
इस तरह वैशाली भी अपने पति से कहती है, हम तो यहाँ एसी की बात कर ही रहे थे और देखो वहाँ अंजलि ने एसी भी लगवा लिया। अब हमारे कमरे में भी एक एसी होना चाहिए। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जो दूसरे कर रहे हैं वही सब करना जरूरी थोड़ी ना होता है। मुझे नहीं पता, मुझे बस अपने कमरे में एसी चाहिए, फिर चाहे मुझे ही जॉब क्यों ना करनी पड़े। अब तुमने जिद ठान ही ली है तो फिर मैं कर भी क्या सकता हूँ। तुम्हारी जिद के आगे मेरी एक नहीं चलेगी। अब तीनों बहू अपने कमरों में एसी लगवाने के लिए अपने पतियों को परेशान करने लगती हैं, तो कुछ बाहर जॉब करना शुरू कर देती हैं। ये देखकर उर्मिला थोड़ी हैरान रह जाती है। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया है मेरी चारों बहू को। चारों को ही अपने कमरों में 4 एसी लगवाने हैं। ये तो अच्छा ही बिल बिठाएंगी मेरे चारों बेटों का। उर्मिला खुद से ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अब देखते ही देखते एक के बाद एक चारों के चारों कमरों में 4 एसी लग जाते हैं और चारों ही अपने कमरों में एसी लगाकर आराम से सो रही होती हैं। लेकिन 4 एसी चलने की वजह से बीच बीच में कई बार मीटर फूक जाता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब तो हमारे कमरे में भी एसी आ गया, अब तो रोमांस करने में भी मजा आएगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। कितना मजा आ रहा है एसी की हवा खाने में। बस अब तो गर्मी है भी या नहीं पता ही नहीं चलेगा। चारों बहू अपने कमरों में आराम से सो रही थी। तभी अचानक से घर के मीटर में शॉर्ट सर्किट होता है और सभी कमरों की लाइट चली जाती है। अरे ये क्या हुआ? अचानक से लाइट कैसे चली गई? सभी अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं। पूरे मोहल्ले की लाइट आ रही है, सिर्फ हमारे घर को छोड़कर। इसका मतलब हमारे ही मीटर का शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट तो होना ही था। तुम चारों ने अपने कमरों में 4 एसी जो लगवा लिए हैं। अरे एक साथ 4 एसी चलेंगे तो ये होगा ही, मीटर पर लोड पड़ गया। माँ, एसी तो मैंने लगवाया था, लेकिन आपकी बाकी की 3 बहू को बेकार में होड़ लग गई। ये भी कोई बात है भला? मतलब एसी के मजे आप ही उठाने वाले हो? हमें तो एसी चलाने को ना मिले यही चाहती हो ना आप? इतना सेल्फिश कैसे हो सकती हो? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? इसमें सेल्फिश वाली कोई बात नहीं है। अगर एसी है तो सभी के कमरों में होना चाहिए, नहीं तो किसी के कमरे में भी नहीं होना चाहिए। तुम चारों लड़ना बंद करो। अब हमें ये देखना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट को कैसे ठीक किया जाए। मैं बिजली वाले को फोन करता हूँ। अर्जुन बिजली वाले को फोन करता है। इसके बाद घर पर बिजली वाला आता है और शॉर्ट सर्किट ठीक करके जाता है। शॉर्ट सर्किट ठीक करने में ही रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो सब सोने के लिए जाते हैं। अगले दिन उन्हें उठने में देरी हो जाती है, जिसकी वजह से चारों बेटे ऑफिस जाने में लेट हो जाते हैं। अरे आज तो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो गया, हमें डांट पड़ने वाली है। सॉरी, कल जल्दी से उठ जाएंगे, आज तो वैसे भी आराम से सोएंगे। इस प्रकार अब चारों बहू के कमरे में 4 एसी सुबह से शाम तक चलते रहते हैं और कभी भी बीच में शॉर्ट सर्किट होता तो चारों भाई मिलकर पैसे मिलाते हैं और उसे ठीक करवाते हैं। ये सब अब चलता ही जा रहा था और इसी के चलते चारों बहू के बीच में कई बार लड़ाई भी हो जाती है। उर्मिला ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान थी। अब 1 महीने बाद जब उनके घर पर बिल आता है तो अरे कितनी देर से कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तुम चारों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? जाओ जाकर दरवाजा खोलो। रुको माँ जी, मैं जाकर खोलती हूँ दरवाजा। वैशाली दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर बिजली दफ्तर का आदमी खड़ा होता है। ये लीजिए आपके इस महीने का बिजली का बिल, देखिए समय पर भर दीजिएगा। वो आदमी बिजली का बिल देकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैसे ही वैशाली बिजली का बिल देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, कहीं मुझे चक्कर ना आ जाए। ये सब मैं क्या देख रही हूँ? अरे बहू, ऐसा क्या देख लिया तूने बिजली के बिल में जो तुझे चक्कर ही आने लगे? अरे माँ जी, चक्कर तो अब आएंगे सभी को एक एक करके। वैशाली अपने सास को बिजली का बिल पकड़ा देती है। बिजली के बिल में पूरे 80,000 रुपए का बिल होता है। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, ये क्या हो रहा है? 4 बहू के कमरे में 4 एसी का बिल इतना बड़ा? अगर ऐसे ही हर महीने 80,000 का बिल आएगा तो कैसे चलेगा सब कुछ? इतना कहकर उर्मिला अपनी चारों बहू से कहती है, जैसे ही तुम चारों के पति आएंगे उन्हें मेरे कमरे में भेज देना। मैं ये बिजली का बिल अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। शाम को जैसे ही उर्मिला के चारों बेटे घर लौटते हैं, उर्मिला उन्हें अपने कमरे में बुलाकर बिजली का बिल दिखाती है, जिसके बाद वो उन चारों को कहती है, देखो अब बहुत हुआ। जितनी एसी की हवा खानी थी इन चारों ने खा ली। अरे ऐसे ही चलता रहा तो तुम चारों को ये चारों बहू बेचकर कब खा जाएंगी पता ही नहीं चलेगा। अभी के अभी एसी वाले को फोन करो, वो आकर एसी उतार कर रखेगा और पहले की तरह सब एसी की जगह कूलर ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ माँ, आपने सही कहा, यह सबसे सही रहेगा।
इस तरह उर्मिला के कहने पर चारों बेटे मिलकर एसी वालों को बुलाकर चारों एसी उतरवा देते हैं, जिसकी वजह से चारों बहू को बुरा तो लगता है, लेकिन यही सही था। वो चारों जानती थी, इसी के चलते वो कुछ बोलती नहीं। अब चारों बहू अपने कमरों में 4 कूलर से काम चलाती हैं और आराम से रहने लगती हैं। उनके बीच अब कोई जिद बहस नहीं होती एसी को लेकर, जिसके चलते वो खुशी खुशी रहने लगती हैं। वाओ नयन, तुम्हारा ये डायमंड नेकलेस तो बड़ा ही सुंदर है। ये काफी महंगा होगा ना? बिल्कुल सही कहा, पूरे 5 लाख रुपए का है। मेरे बर्थडे पर मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया है ये नेकलेस। बर्थडे गिफ्ट में इतना महंगा नेकलेस? लगता है इस रक्षाबंधन पर तुम्हें तुम्हारा भाई इससे भी महंगा तोहफा देगा। लेकिन यार, मुझे तो इस रक्षाबंधन पर बहुत सारी तैयारी करनी है अपने दोनों भाइयों के लिए। गिफ्ट के साथ साथ उनका मनपसंद पकवान भी बनाने हैं। क्या तुम रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के लिए पकवान बनाओगी? ना बाबा, मुझसे तो ये सब ना होगा। मैं तो बाहर से ही सब कुछ ऑर्डर कर दूंगी, भला इतना झंझट कौन पाले। 800, 900 और ये 1000, बस जल्दी से 2000 रुपए और जमा कर लूं, फिर मैं अपने भाई के लिए वो सब कुछ कर पाऊंगी जो मैंने सोचा है। अरे अपूर्वा, ये खुद से क्या बातें कर रही हो? और तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? ये तो आपके ही पैसे हैं जो आप मुझे घर खर्ची के लिए देते थे ना, उन्हीं में से ये थोड़े थोड़े करके पैसे जमा कर रही हूँ। रक्षाबंधन आने वाला है। रक्षाबंधन को तो अभी वक्त है, फिर भी तुमने अभी से ही पैसे जोड़ना शुरू कर दिए। आप तो जानते हैं कि आजकल के वक्त में कम पैसों में घर का चलना कितना मुश्किल है। ये पैसे भी मैंने बड़ी मुश्किल से जोड़े हैं ताकि मैं अच्छे से अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मना सकूं। जहां एक तरफ गरीब बहन अपूर्वा अपने पति की कम कमाई में भी रक्षाबंधन के लिए धीरे धीरे पैसे जोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन नयन अपनी अमीरी और पैसों के बलबूते बिना किसी मेहनत के रक्षाबंधन त्योहार की तैयारी करती है। ज़ारा गुच्ची के कपड़ों की तो बात ही कुछ और होती है। ये 60,000 की शर्ट और 40,000 की जीन्स देखकर तो मेरा भाई काफी खुश होगा। अरे अपूर्वा, रात के 1 बज गए हैं और तुम हो के अभी भी सिलाई मशीन पर न जाने क्या क्या सिलने में लगी हुई हो। अरे सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है। बस थोड़ी देर और, आप सो जाइए, मैं ये कपड़े सिलकर सो जाऊंगी। जब मेरा भाई उसकी मनपसंद रंग का ये कुर्ता पहनेगा तो कितना खुश होगा। और ये नीला रंग तो मेरे भाई पर लगता ही बड़ा प्यारा है। बेचारी गरीब बहन अपूर्वा रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए रात भर जागकर कपड़े सिलती है। ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजरता है और रक्षाबंधन को सिर्फ कुछ दिन रह जाते हैं, जिसके चलते अपूर्वा अपने भाई के लिए अपने हाथों से खुद राखी बनाती है। अपूर्वा, तुम्हारे पास राखी खरीदने के लिए पैसे थे ना, तो तुम अपने हाथों से ये राखी क्यों बना रही हो? उन पैसों से तो मैं रक्षाबंधन के पकवानों की तैयारी करूंगी। मेरा भाई राखी बंधवाने के लिए पहली बार मेरे ससुराल आएगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उसे किसी भी तरह की कोई कमी हो। रही बात हाथ से राखी बनाने की, तो मैं तो बचपन से ही अपने भाई को हर साल अपने हाथों से राखी बनाकर बांधती हूँ। जहाँ एक तरफ गरीब बहन अपूर्वा अपने भाई के लिए अपने हाथों से राखी बनाती है, वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन नयन। अरे मैडम जी, ये देखिए, ये सोने की राखी पूरे 20,000 रुपए की है। इसका डिजाइन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, कोई और दिखाइए। ये देखिए, पूरे 35,000 रुपए की है। बड़ा ही लेटेस्ट डिजाइन है राखी का। ये वाली दे दीजिए। इस सोने की राखी की जब मैं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी तो काफी लाइक्स मिलेंगे। अब रक्षाबंधन के लिए सिर्फ 3 दिन ही रह जाते हैं, जिसके चलते अब गरीब बहन अपूर्वा रक्षाबंधन के पकवानों की तैयारी करती है। बूंदी और बेसन के लड्डू भी बन गए, घेवर भी बस बन रहा है। एक काम करती हूँ, साथ में मीठी और नमकीन मट्ठी भी बना देती हूँ। मेरे भाई को मीठी और नमकीन मट्ठी काफी ज्यादा पसंद है। इस रक्षाबंधन पर तो मेरा भाई इतने सारे पकवान खाकर काफी खुश हो जाएगा। अपूर्वा अपने भाई के लिए रक्षाबंधन पर तरह तरह की मिठाइयां और पकवान बनाने लगती है कि तभी वहां हाथों में अपनी भाई के लिए ली हुई सोने की राखी लेकर नयन आती है। अरे अपूर्वा, ये तुम क्या कर रही हो? कोई शादी वादी है क्या घर में? अरे नहीं नयन, वो रक्षाबंधन आ रहा है ना, इसलिए मैं अपने भाई के लिए उसके मनपसंद पकवान बना रही थी। क्या अपने भाई के लिए रक्षाबंधन पर तुम पकवान बना रही हो? ओह गॉड, तुम जैसी बहनें ना मेरी तो समझ के ही बाहर है। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बाहर से भी ऑर्डर करके ये सब मंगवा सकती हो ना। अगर पैसे नहीं है तो मुझसे ले लो, तुम्हारी पड़ोसन होने के नाते इतना तो कर ही सकती हूँ। ये देखो, मैंने अपने भाई के लिए सोने की राखी ली है। इसे देखकर तो मेरा भाई काफी खुश हो जाएगा। करना है तो कुछ ऐसा करो, ये पकवान बनाने से क्या होता है? नयन, रक्षाबंधन पर तुमने अपने भाई के लिए सोने की राखी ली, ये जानकर मुझे काफी खुशी हुई, लेकिन मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह सोने की राखी ले सकूं। इसलिए मैंने अपने हाथों से अपने भाई के लिए राखी बनाई है। और रही बात पकवान की, तो साल भर तो हमारे भाई बाहर या किसी और के हाथ का ही बना हुआ खाना खाते हैं।
लेकिन रक्षाबंधन तो एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें सभी बहन अपने भाइयों के लिए उनके मनपसंद पकवान बनाती है। मेरे ख्याल से तुम्हें भी अपने भाई के लिए उनकी मनपसंद का खाना बनाना चाहिए। अपूर्वा का ऐसा जवाब सुनकर नयन मुंह बनाकर चली जाती है। कहने को अपूर्वा और नयन एक दूसरे की पड़ोसन होती हैं, लेकिन दोनों ही बहनें एक दूसरे से काफी अलग होती हैं। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और आज रक्षाबंधन का त्योहार होता है। अपूर्वा सुबह उठकर भगवान की पूजा पाठ करती है और रक्षाबंधन पर व्रत रखकर अपने भाई के लिए थोड़े और पकवान बनाती है। अपूर्वा, तुमने उसी दिन तो इतनी सारी मिठाई बनाई थी और आज फिर ये सब पकवान बना रही हो। वो सब तो सिर्फ मिठाइयाँ थीं। अब रक्षाबंधन पर मैं अपने भाई का पेट मीठे से ही थोड़ी ना भरूंगी, इसलिए मैंने उनकी मनपसंद आलू पूरी, मटर पनीर, पुलाव, रायता, ये मूंग दाल का हलवा और साथ में कचौरी भी बनाई है। अब तो बस मेरे भाई के आने का इंतजार है। जहां एक तरफ गरीब बहन रक्षाबंधन के दिन भी अपने भाई के लिए इतने तरह तरह के पकवान बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन एक काम करती हूँ, बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स, मोमोज और पनीर टिक्का ऑर्डर कर देती हूँ, साथ में कोल्ड ड्रिंक और चौकोलावा केक भी। देखा कितना आसान है रक्षाबंधन पर खाने का इंतजाम करना। लेकिन वो अपूर्वा इतने सारे पकवान बना रही है, भला इतना कौन करता है रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए। सच में ये गरीबी और अमीरी भी त्योहार और रिश्ते में भी कितना बदलाव कर देते हैं। थोड़ी देर में नयन का भाई केतन अपनी बड़ी सी गाड़ी में आता है और अपनी बहन से मिलकर काफी खुश होता है। अरे पता है, मैं आज के दिन का कितना बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था। इतना भी क्या इंतजार करना भैया, सिर्फ रक्षाबंधन ही तो है, किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी तो नहीं है। रक्षाबंधन पर जहां केतन अपनी बहन से मिलकर काफी खुश था, वहीं नयन को तो अपने भाई के आने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद अब नयन अपनी लाई हुई सोने की राखी केतन के हाथों पर बांधने लगती है। लेकिन राखी बांधने से ज्यादा नयन का ध्यान फोन से वीडियो बनाने पर होता है। तुम मुझे राखी बांध रही हो या वीडियो बना रही हो? इस फोन को नीचे रखकर ठीक से राखी तो बांध दो। अरे भैया, ये ऐसी वैसी राखी नहीं है, सोने की राखी है, सोने की। तो सोशल मीडिया पर शो ऑफ तो करना बनता है ना। वीडियो बनाने के चक्कर में नयन ठीक से राखी भी नहीं बांध पाती, जिसका केतन को काफी बुरा लगता है। अब नयन अपने भाई के लिए ऑर्डर किए हुए खाने को लेकर उसे देती है, जिसे देख अरे आज के दिन तो बहनें अपने हाथों से अपने भाई के लिए उनके मनपसंद पकवान बनाती हैं और तुमने ये सब बाहर से ऑर्डर किया है। और नहीं तो क्या, अब क्या मैं आपके लिए किचन में दिन रात पकवान बनाऊंगी? मेरे पास इस फालतू काम के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए पकवान बनाना क्या तुम्हारे लिए फालतू काम है? छोटी छोटी बातों पर इतना इमोशनल ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। रक्षाबंधन पर अपनी बहन नयन की ऐसी बातें सुन केतन को काफी दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ भाई, तुम आ गए। पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। अपूर्वा अपने भाई रंजीत का बड़े प्यार से स्वागत करती है और अपने हाथों से सिला हुआ कुर्ता अपने भाई को पहनने के लिए देती है। जिसके बाद अब अपने हाथों से बनाई हुई राखी अपूर्वा अपने भाई रंजीत को बांधती है। पता है अमन, अपूर्वा मुझे हर रक्षाबंधन पर अपने हाथ की बनाई हुई राखी ही बांधती थी। बड़ा ख्याल रखती है मेरी बहन। अभी तो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद पकवान भी बनाए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। अपूर्वा अपने बनाए हुए सारे पकवानों को लेकर आती है और एक एक करके अपने भाई को अपने हाथों से खिलाती है। मैं तो रक्षाबंधन का इंतजार ही इसलिए करता हूँ कि मेरी बहन मुझे अपने हाथ की बनाई हुई राखी बांध सके और अपने हाथ के बने हुए पकवान भी खिला सके। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो अभी मीठे में भी बहुत कुछ बनाया है। दोनों बहन भाई एक दूसरे को ढेर सारे पकवान खिलाते हैं और हंसी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं हमेशा से जानता था कि तुम्हारे लिए ये रक्षाबंधन का त्योहार कभी मायने नहीं रखता। तुम्हारे लिए तो बस ये महंगी महंगी चीज और शो ऑफ करना ही मायने रखता है। लेकिन मैं ही बहन भाई के प्यार में अंधा था, जो हर बार तुमसे राखी बंधवाता था। लेकिन अब और नहीं, आज के बाद तुम्हारे ये भाई तुमसे कभी राखी नहीं बंधवाएगा। इतना कहकर केतन वहां से जाने लगता है। लेकिन इस बार केतन की बातें नयन पर असर कर जाती हैं, जिसे सुनने के बाद नयन को अपने भाई के लिए काफी बुरा लगता है। नहीं भैया, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझसे सच में गलती हो गई। मैं एक बहन तो बन गई, लेकिन कभी एक बहन के रिश्ते को ना समझ सकी। नयन रोते हुए केतन से माफी मांगती है और केतन भी अब अपनी बहन को माफ कर देता है। और अब नयन अपने हाथों से अपने भाई के लिए उसके मनपसंद पकवान बनाती है। और ऐसे ही अब दोनों अमीर और गरीब बहनें हंसी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं।